हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस पोर्शन में। आज मैं चाहूंगा ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हम यहां पर बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के सामने क्या थे वो प्रमुख मुद्दे, उनके बारे में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने लेटेस्ट में 2018 में पूछा है दैट व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सप्लेन। अगर हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो मेजर चैलेंजेस थे, मुद्दे थे, उनके बारे में बात करें तो यहां पर आपको कुछ मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो आपको यहां पर उन मुद्दों में सबसे पहले सांप्रदायिकता की चुनौती यानी चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म को देखना है कि जब 1946 में यह डिक्लेरेशन हो गया, माउंटबेटन योजना के बाद यह डिक्लेरेशन हो गया कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो अलग अलग राज्य होंगे जिनके लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जाएंगी, तो आप ये सभी जानते हैं बच्चों कि उसके बाद भारत में सांप्रदायिकता ने कैसे जोर पकड़ा था। कई सांप्रदायिक दंगे हुए और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो यहां पर यह सांप्रदायिकता उसके सामने एक बहुत प्रमुख मुद्दा था। तो आप यहां पर 2-3 लाइन सांप्रदायिकता पर बेसिकली यहां पर आप लिख सकते हैं। दूसरा है देशी राज्यों को सम्मिलित करना, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। एक्चुअली क्या हुआ, माउंटबेटन योजना के थ्रू और कैबिनेट मिशन प्लान दोनों के थ्रू यहां पर जो प्रिंसली स्टेट थे, देशी राज्य थे, इनको एक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। चलिए थोड़ा देशी राज्यों के बारे में समझ लीजिए। देशी राज्यों की बच्चों अगर बात की जाए तो ये देशी राज्य जो है ये प्रारंभ में संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए थे? उसका कारण यह था कि 1858 की एक ब्रिटिश घोषणा, जी हां 1858 में एक ब्रिटिश घोषणा हुई थी, यानी ब्रिटिश सरकार का प्रोक्लेमेशन हुआ था, उसके माध्यम से इन देशी राज्यों को स्वतंत्र राज्यों की तरह दर्जा प्रदान किया गया था। जैसे स्वतंत्र राज्य होते बिल्कुल इन्हें उसी तरह का दर्जा प्रदान किया गया था। और अंग्रेजों ने इन्हें कई मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की थी, लेकिन विदेश मामले, रक्षा मामले, परिवहन मामले इनको छोड़ दिया था। मतलब इन मामलों पर इन देशी रियासतों में कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा था। बाकी मैक्सिमम मैटर्स पर देशी राज्यों को स्वतंत्रता स्वायत्तता प्रदान की गई। यहां तक कि अंग्रेजों ने अपनी विलय की नीति का भी त्याग कर दिया। जो मर्ज कर लेते थे वो लोग इनको, उसका भी त्याग कर दिया था। और ऐसी कंडीशन में देशी राज्य खुद को स्वतंत्र ही मानते थे और उस तरीके से अपने उस ऑटोनॉमस स्टेटस को ये लोग एंजॉय कर रहे थे। जब यहां पर भारत में अंग्रेजी शासन को इन्होंने खत्म होते देखा, जब 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया और उसने संविधान सभा का गठन करवा दिया और देशी राज्यों ने यह देखा कि भारत में अंग्रेजी शासन तो अब खत्म हो रहा है। जब ब्रिटिशर्स के रूल को इंडिया में इन्होंने खत्म होते देखा तो इनको अपनी इस ऑटोनॉमस कंडीशन की, ऑटोनॉमस स्टेटस की चिंता सताने लगी। इनको अपनी स्वतंत्रता स्वायत्तता की चिंता सताने लगी और इन्होंने प्रारंभ में निर्धारित कर लिया कि हम संविधान सभा से दूर रहेंगे और इनिशियली देशी राज्यों ने अपने प्रतिनिधियों को वहां नहीं भेजा। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि भारत में तो ब्रिटिश शासन खत्म होता ही जा रहा है, लेकिन जिस संविधान का निर्माण भारत के लिए करने की बात कर रही है उसके अकॉर्डिंग यहां पर सभी के राइट्स इक्वल होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने यहां पर बाद में धीरे धीरे अपने प्रतिनिधियों को भेजना प्रारंभ कर दिया। यह बात समझो। माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून प्लान के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके माध्यम से इन देशी राज्यों को एक पर्टिकुलर अधिकार प्रदान किया। उन्होंने यहां पर उनके सामने ऑप्शन रखा। उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो आप इंडिया में सम्मिलित हो सकते हैं, आप चाहें तो आप पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्वतंत्र राज्य के रूप में भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और इसी कंडीशन से संविधान सभा के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थी, उन चुनौतियों में एक चुनौती ये थी इन देशी राज्य सम्मिलित करना, यानी इन्हें मर्ज करना इंडिया की टेरिटरी में। तो यहां पर यह भी एक चैलेंज था जिसे संविधान सभा ने बखूबी पूरा किया। आप सभी जानते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, एक फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए, अगर कहीं 3 मार्कर में पूछ लिया जाए तो एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने जब संविधान सभा में आना प्रारंभ किया तब भी एक देशी रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, और वो थी हैदराबाद। जी हां, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि कभी भी संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने। तो 2 बातें यहां पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी, कनेक्टेड इसलिए बता देता हूं। एक तो देशी रियासतों में हैदराबाद वो देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने, और दूसरी चीज 2 लोग जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए वो थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। जी हां, ये 2 वो पर्सन है जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। बिल्कुल, संविधान सभा में लगभग सभी प्रतिष्ठित नेता व्यक्ति जो थे वो सम्मिलित हुए, लेकिन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा का पार्ट नहीं बने।
क्यों नहीं बने, उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी संविधान सभा का पार्ट इसलिए नहीं बने क्योंकि गांधी जी को यह लगता था कि जिस कैबिनेट मिशन, जिस क्रिप्स मिशन, इनके प्रस्तावों के आधार पर भारत में फाइनली संविधान सभा गठित हुई है, उसे कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर थोपा गया माना जाएगा और वो ये मानते थे इसमें पूर्ण रूप से भारतीय स्वतंत्र नहीं। दूसरी चीज, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के सदस्य चुने नहीं गए थे क्योंकि कैबिनेट मिशन ने इसके लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से किया जाए और इसी कारण गांधी जी इससे दूर रहे। मोहम्मद अली जिन्ना इससे क्यों दूर रहे, उसका जवाब आप सभी को पता होगा। पाकिस्तान के निर्माण की मांग और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन, यही वो कारण थे जिसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना भी जो था वो यहां पर इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं। तो दो बातें मैंने बताई जिनका संविधान सभा से कोई कनेक्शन नहीं रहा। एक, देशी रियासतों में हैदराबाद, ये संविधान सभा में इसने अपने प्रतिनिधि कभी नहीं भेजे, सम्मिलित नहीं हुई। और दूसरा, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो ऐसे एमिनेंट पर्संस थे जो कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहे। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर उन चैलेंजेस की जिसे संविधान सभा ने फेस किया। सबसे पहले चैलेंज में हमने यहां पर देखा कि सांप्रदायिकता ने कम्युनलिज्म का चैलेंज था। दूसरा हमने यहां पर देखा देशी राज्यों को अपने में विलय करना, मर्ज करना, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरी बात यहां पर ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यकों के हितों का निर्धारण करना। एक्चुअली क्या हुआ, जब पाकिस्तान का निर्माण होने लगा तो पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही अल्पसंख्यकों के मन में यह बात बैठ गई कि अब भारत में हमारा क्या होगा, अब हम भारत जैसे देश में कैसे रहेंगे, पता नहीं भारत देश के बहुसंख्यक हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और इस आधार पर अल्पसंख्यक जो थे वो डरे से रहने लगे। और ऐसी परिस्थिति में संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी अल्पसंख्यकों के हितों का निर्धारण करना और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के हितों के लिए यहां पर ऐसे कुछ प्रावधान बनाना जिससे कि वे अपने आप को संरक्षित महसूस कर सकें। दूसरी बात, लोकतंत्र का मॉडल निर्धारित करना। अब लोकतंत्र का कौन सा मॉडल निर्धारित किया जाए, संसदीय शासन व्यवस्था वाला या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला, यह भी एक बहुत टेढ़ा प्रश्न था जिसे संविधान सभा ने सॉल्व किया। क्योंकि संविधान सभा में कई ऐसे व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि हमें जो है संसदीय शासन प्रणाली वाली व्यवस्था को अपनाना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार में हमें उसकी आदत हो चुकी है, हम उसकी यूज्ड टू है और हम इसे आसानी से आगे फॉलो कर सकते। जबकि कुछ विचारकों का ऐसा मानना था, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से कुछ का ऐसा मानना था कि हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तंत्र का वो वाला मॉडल अपना लेना चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से जल्दी और आसानी से प्रगति की जा सकती। ऐसी कंडीशन में संविधान सभा ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और लोकतंत्र का जो मॉडल है वो संसदीय शासन व्यवस्था वाला अपनाया, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति को भी कुछ विशेष शक्तियां दी। साथ ही साथ विभिन्न विचारकों के मध्य तालमेल, जो एडजस्टमेंट किया डिफरेंट थिंकर्स के बीच। अब आप सभी जानते हैं अगर हम संविधान सभा की बात करें तो उसमें उदारवादी विचारधारा के भी लोग थे, गांधीवादी भी थे, मार्क्सवादी भी थे और ऐसे लोगों के विचारों के बीच में एडजस्टमेंट करना यह संविधान सभा का एक बहुत मेजर फंक्शन था, एक बहुत मेजर चैलेंज था जिसको संविधान सभा ने बखूबी निभाया और यहां पर एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। तो बात हम लोग यहां पर संविधान सभा के सामने जो चैलेंजेस थे उनके बारे में कर रहे हैं और अगर यहां पर हम इसकी बात करें तो ये मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन 2018 में S5 मार्कर में X6 मार्कर थी तब वो क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपके सामने S5 मार्कर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर बेसिकली इन पॉइंट्स की डिस्कशन करनी है। आपको सांप्रदायिकता की चुनौती, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का जो चैलेंज था वो, इसके साथ ही साथ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का चैलेंज, डेमोक्रेसी का कौन सा मॉडल फिक्स किया जाए इसका चैलेंज और जो एडजस्टमेंट कैसे किया जाए जो डिफरेंट थिंकर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके थॉट्स के बीच में, इनके साथ यहां पर आपको इसको क्लियर करना। ठीक बच्चों, समझ में आया आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने? आपके सामने अगर कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या थी या वो कौन सी समस्याएं थी जिन्हें संविधान सभा ने सॉल्व किया, आप कर लेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। माइनॉरिटी में कौन कौन आएगा? देखिए बेसिकली उस वक्त की बात करें तो माइनॉरिटीज में मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन अब अगर हम यहां पर बात करें तो भारत में से 6 हैं जिन्हें की माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, ये सारे के सारे जो है ये माइनॉरिटीज में इंक्लूड होते हैं। तो 6 हैं भारत में 2014 के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्कर में अगर कुछ इस प्रकार का आ जाए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। एज यू ऑल नो द ड्राफ्टिंग कमिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमने इसका क्वेश्चन 3 मार्कर में कई सारे सॉल्व किए। अगर मेंस में आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए यहां पर देखिए। ठीक, आपको यहां पर सबसे पहले से बताना है कि संविधान सभा की मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग
ड्राफ्टिंग कमेटी। टोटल 22 कमिटीज थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर आपको यहां पर बताना है कि कैसे हुआ, तो आपको यहां पर सारी चीजों को मेंशन करने की कोशिश करनी है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ी सी वर्ड लिमिट आपके पास है, ध्यान दीजिए। वास्तव में प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किया। मतलब आपको दो चीजें बतानी है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। क्यों? टू डिस्कस ऑन द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय BN राव। इसमें आपने सारी चीजें बता दी। आपने बता दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव थे, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट BN राव ने प्रिपेयर किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये सारी की सारी बातें आपने यहां पर मेंशन कर दी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां पर प्रारूप समिति का जो गठन हुआ उसको मेंशन करना है और आपको यहां पर बताना है प्रारूप समिति के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, और इसके अलावा मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूड थे उनके भी नाम बताना। 5 मार्कर क्वेश्चन है, गठन पर टिप्पणी है, तो आपको यहां पर डिटेल तो देनी पड़ी। बताना है कि KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर इसके बाद आपको बताना TT कृष्णमाचारी, DT खेतान की जगह उनकी मृत्यु हो जाने पर, और N माधवराव BL मित्र के प्लेस पर उन्होंने चूंकि अपना पद छोड़ दिया हेल्थ रीजंस का। तो यह था संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन, जिसका चर्चा हमने यहां पर आपसे की और हमने आपको यहां पर बताया संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। आपको सबसे पहले यहां पर यह बताना संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। देन आफ्टर BN राव का नाम मेंशन करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो बताइए, ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो बताइए, और उसी ड्राफ्ट पर डिस्कशन करने के लिए ऑन 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इसको मेंशन कीजिए। देन आफ्टर आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था। देयर वाज 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ड्राफ्टिंग कमेटी, और द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद मेंबर्स के नाम मेंशन करिए। दैट द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, TT कृष्णमाचार्य प्लेस और DP खेतान एंड BL मित्र के प्लेस पर जो आए थे वो थे N माधवराव। जगह है, आप लिख रहे हैं, आपको लगता है बीच की कोई एक आध लाइन भूल गया, डेफिनेटली भूलेंगे, तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रारंभ में संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनमें केवल KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, लेकिन DP खेतान के प्लेस पर जब TT कृष्णमाचारी को यहां पर उन सदस्य नियुक्त किया गया तो प्रारूप समिति में कुल 2 कांग्रेसी सदस्य हो गए। बस इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मेंशन करना। ठीक, बढ़े आगे। चल, प्रारूप समिति का एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आया हूं जो यहां पर आपसे कहेगा प्रारूप समिति के महत्व। बिल्कुल नहीं होगा राजधर, आप लिख के देख लीजिएगा, नहीं होगा। 50 वर्ड्स में के, पर, और ये सब शब्द नहीं होते। आप यहां पर लिखिए, डेफिनेटली आप कुछ चीजें वहां पर भूलेंगे, आपका क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट वहीं जाएगा, बिल्कुल वहीं। 5 to 6 लाइन से बेटा, 5 to 6 लाइन्स में आएगा ये आंसर। ठीक, चलिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का महत्व, राइट एन नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। यहां पर आपको बताना है कौन कौन सा है। सबसे पहला, विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करना, ये जो था यहां पर है। इसके बाद आपको बताना है, यहां पर आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, वर्तमान और भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल संविधान यानी कि एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आपको बताना है कि संविधान का एक्चुअल और ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जो कि एक्सेप्ट किया गया था सभी के, जो भारतीय संविधान का वास्तविक और सर्वमान्य प्रारूप तैयार किया। देश में मौजूद असमानता और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने यहां पर ऐसा मेंशन किया, और इसके अलावा भारत जैसे विशाल देश के लिए एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। ये 5 वो प्रमुख फंक्शन है जो यहां बताना। अब देखिए 5 मार्कर क्वेश्चन है, अगर आप इन पॉइंट्स को डिटेल करते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, अगर आप इन पॉइंट्स की डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, 2-2 एक-एक लाइन लिख रहे हैं इन पर, तो यहां पर आपको इनिशियल कुछ देने की जरूरत नहीं लिख रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में इसको लिखिए। स्टार्टिंग में आप वैसे भी 5 to 6 लाइन से 5 इंपॉर्टेंस पॉइंट तो मैंने आप बता दिए, इनिशियल जरूर स्टार्ट करिए कि भारत में संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसकी प्रमुख महत्व या विशेषता निम्नलिखित है। बस इस तरीके से आप यहां पर 5 फीचर्स को बता दीजिए। एक बार फिर से देख लेते कौन कौन से हमने देखी। सबसे पहला, विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करना। इसके बाद है आपका वर्तमान और भावी परिस्थितियों, फ्यूचर और
प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट ड्राफ्ट प्रिपेयर करना जो कि एक्चुअल हो, जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया हो। कंट्री में जो इनइक्वालिटीज और चैलेंजेस हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। और इंडिया ऐसे विशाल देश जिसकी जनसंख्या उस वक्त भी लगभग 35 करोड़ थी जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो ऐसे कंट्री के लिए यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करना यहां पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नहीं मनीषा, टीटी और विष्टी अलग अलग है भैया, है ना। वीटी कृष्णमाचारी हमने देखा था यहां पर संविधान सभा में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, टीटी कृष्णमाचारी वाज डिफरेंट। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन में है आपके सामने। भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन इस रूप में हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, उन आधारों का वर्णन कीजिए जिन आधारों पर आलोचकों द्वारा संविधान सभा की आलोचना की जाती है। क्रिटिकली इवैल्यूएट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और एक्सप्लेन दोज ग्राउंड्स ऑन विच क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसी भी रूप में आ सकता है ये क्वेश्चन, 5 मार्कर या 11 मार्कर कैसे भी आ सकता है। अब देखिए जो कॉमन क्वेश्चन है 5 मार्कर 11 मार्कर, वहां पर ही मान के चलिए मैं आपको उसमें 11 मार्कर का ड्राफ्ट बता दूंगा। आपको 11 मार्कर का ड्राफ्ट पता है, 5 मार्कर में आप कट शॉर्ट कर लीजिए, चीजें हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 मार्कर का पता हो, डिटेल मेंशन करना, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो यहां पर मैंने आपके सामने बेसिक पॉइंट्स की डिस्कशन जिसकी करनी है, संविधान सभा की आलोचना के क्या क्या आधार थे। सबसे पहला आधार, मैं तो आपको यहां पे सिनॉप्सिस ही दिखा रहा हूं इसलिए आपको पता होगा। संविधान सभा की आलोचना का आधार सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? इसलिए क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं हुआ, इसलिए क्रिटिक्स का एक है तो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी नहीं, एक प्रतिनिधिक सभा थी ही नहीं, इसमें जो सदस्य थे वो तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, भारतीयों का डायरेक्ट पार्टिसिपेट हुआ नहीं। इस आधार पर वो लोग इसको क्रिटिसाइज करते। सेकेंड थिंग यहां पर क्रिटिसिज्म की ये भी ध्यान रखना है आपको कि ब्रिटिश रियासतों से जो थे उनका तो चुनाव ही नहीं हुआ, वो तो नॉमिनेटेड करती है अपने हेड्स जो थे ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने यहां पर क्या कर दिया, अपने अपने हेड्स जो थे उन्होंने यहां पर नॉमिनेट कर दिया, तो इस आधार पर इसको यहां पर क्रिटिसाइज किया। सेकंड, ब्रिटिश प्रस्तावों का प्रभाव। इनिशियली ऑगस्ट ऑफर, देन आफ्टर क्रिप्स मिशन, देन आफ्टर कैबिनेट मिशन, मतलब कहीं ना कहीं भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर कर रहा था, ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर कर रहा था, और इसीलिए क्रिटिक्स क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश प्रस्तावों के आधार पर भारत में उस संविधान सभा का गठन किया गया जिस संविधान सभा के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण किया, बस इसी आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर डिस्कशन का, कांग्रेस का बहुमत। ये हमने आपको बता दिया कि देखिए आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत था, यहां तक कि एक ऑस्टिन नाम के पर्सन थे, उन्होंने ये कहा था कि ऑस्टिन ने तो ये भी कहा था कि जो संविधान सभा है कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन हमने यहां पर देखा ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसा नहीं था, बट कांग्रेस की मेजॉरिटी होना, जब इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में, तो कांग्रेस को मैक्सिमम सीट जीतना यहां पर उसके शो करता है जो कि उसका बहुमत था उसको। नेक्स्ट था इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ एक्सपर्ट। अब आपको बताऊं पाए चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, है ना, चाहे कई ऐसे सारे पर्संस थे संविधान सभा में जो कि लॉयर्स थे, लॉ एक्सपर्ट थे, और इसलिए उन्होंने जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया तो उन्होंने यहां पर ऐसा संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने ऐसे कई सारे प्रोविजंस को मेंशन कर दिया जिसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती, आम इंसान संविधान की भाषा नहीं समझ पाता, और इसी कारण से यहां पर आलोचक इसकी आलोचना करते, बोले आप कहते हो भारत में सबसे बड़ा है संविधान, संविधान से ऊपर कुछ नहीं, हर व्यक्ति संविधान के अंदर, संविधान के नीचे, लेकिन संविधान की भाषा समझना हो तो आपको किसी लॉयर की हेल्प लेनी पड़े, ऐसा कैसा दस्तावेज है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। एक और आधार, समय और धन की बर्बादी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लंबा समय लिया संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के लिए, और उस वक्त के अकॉर्डिंग लगभग 60 लाख रुपया खर्च किया। भारत जैसे देश जो कि इतना ज्यादा अमीर देश नहीं है, उसमें एक संविधान का निर्माण करने के लिए लगभग 3 साल का समय और 60 लाख रुपए का खर्चा भी आलोचकों की आलोचना का आधार। तो आलोचना के आधार तो मैंने आपसे यहां पर बता दिए बच्चों, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला आपको बताना है संविधान सभा का जो गठन था, स्ट्रक्चर था, वो डिफेक्टिव था, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे वहां पे, इसलिए। दूसरा, ब्रिटिश प्रपोजल जो थे उनके बेसिस पर भी यहां से क्रिटिसाइज किया था। तीसरा, आपको यहां पर बताना है मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। चौथा, इन्फ्लुएंस था लॉ एक्सपर्ट्स का, और पांचवा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, ये वो ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर यहां पर इसे क्रिटिसाइज किया था। अब आखिरी में अगर आपको जो ये दिख रहा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अब इस इवैल्यूएशन को आपको अपने हिसाब से लिखना। आपने जो पूरी संविधान सभा पढ़ी,
आलोचकों ने किन आधार पर आलोचना की वो भी देख लिया। अब आपको क्या लगता है कि यहां पर आपको उसकी मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। देखो अमोघ, अगर आपसे कहा है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तो फिर मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। भले ही आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को यहां पर कट कर दें, भले ही आप इनकी डिटेल ना लिखते हुए इन्हें मेंशन करते हुए एक एक लाइन में, लेकिन मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। वैसे भी जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं, याद रखिए किसी भी क्वेश्चन में जब हम आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो हमें हमेशा उसका इवैल्यूएशन तो करना पड़ता है, अपने विचारों में इवैल्यूएशन कि हम इस आलोचना से किस हद तक सहमत है। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। हाँ, ये आप जो राजधर बता रहे वही मैंने भी यहां पर इन शॉर्ट बताया। बात समझ में आई आपको? तो ये है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं 11 मार्कर क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब देखिए जितने क्वेश्चंस हमने बेसिकली यहां पर 5 मार्कर में देखे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने 11 मार्कर में पूछे जा सकते। संविधान सभा की गठन और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको गठन भी बताना है और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, जितने पॉइंट्स हमने देखे इनकी डिटेल भी बताना है, इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। 200 वर्ड आपके पास लिमिट है, तो यहां पर आपको उसका आंसर लिखना है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है आपको इसमें सिनॉप्सिस भर पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रोविजंस यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, भारत की संविधान सभा का ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द हिस्टोरिक रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं, बोले अरे ऐतिहासिक संदर्भ क्या। आपको तो यहां ये बताना 1946 में जब एग्जिस्टेंस में आई हमारी संविधान सभा, उसके पहले इतिहास में क्या क्या हुआ था उसके संदर्भ में, बस वही तो बताना। ठीक है, तो यहां पर आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। आपको यहां पर सिनॉप्सिस दिखा रहा हूं। सबसे पहला, विभिन्न विचारकों ने संविधान निर्माण के संबंध में क्या कहा था। आपको यहां पर महात्मा गांधी के थॉट्स बताना है ना। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर कोई और विचारक आपके नॉलेज में तो वो बताना है। स्वराज बिल जो बाल गंगाधर तिलक था उसका वर्णन करिए। फिर आप यहां पर बताइए नेहरू रिपोर्ट, हम चर्चा कर चुके हैं 1928 नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए इस नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर संविधान सभा का प्रथम विचार 1934 है ना, आपके एमएन रॉय का यहां पर मेंशन कीजिए। एमएन रॉय द्वारा 1934 में सबसे पहले भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया। देन आफ्टर आप यहां पर बताइए कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग, 1935 का कांग्रेस का अधिवेशन। हिस्ट्री आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ी डिटेल्स वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको लगता है क्वेश्चन का आंसर छोटा हो रहा है तो ना। हालांकि 200 वर्ड है, आपका क्वेश्चन इतने परफेक्ट जाएगा। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो 1935 में की गई वो, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा के गठन की घोषणा जो 1940 में की गई थ्रू द अगस्त ऑफर। तो ये दोनों चीजें आपको बताना है। पहली बार आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस ने 1935 में घोषणा की थी, मांग की थी आपके संविधान सभा के गठन की, और 1940 में ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से एक्सेप्ट किया था उस डिमांड को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहां पर मेंशन करना है क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन जब इंडिया आया था तो क्या हुआ, वो क्यों फेल हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को बताना है कि उसी के आधार पर फाइनली भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। बात जब संविधान सभा गठन की कर रहे हैं, आपके सामने अगर वहां पर वर्ड लिमिट है, आपको लगता है आंसर छोटा है, तो आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या प्रभाव पड़ा वो भी बता सकते हैं कि उससे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया। संविधान सभा के पुनर्गठन के कारण अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो गई। जहां पहले 389 मेंबर्स थे, अब वो 299 ही रह गए, क्योंकि जो पाकिस्तान प्रांत से संबंधित थे वो अब पाकिस्तान चले गए, वो यहां पर नहीं बचे। दूसरी चीज, संविधान सभा अंतरिम संसद भी इसी अधिनियम के माध्यम से बने। हमने देखा था संविधान सभा ने विधायकों कानूनों का भी निर्माण किया, अंतरिम संसद के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचन वगैरह का भी कार्य किया। तो ये चीजें भी आपको यहां पर मेंशन करनी है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या इफेक्ट हुआ, और इस तरीके से आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं आपको। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें कि आपको यहां पर संविधान सभा के ऐतिहासिक संदर्भ की बात कही जा रही है, क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द हिस्टोरिक रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपके सामने क्वेश्चन 11 मार्कर है। 11 मार्कर क्वेश्चन में अगर आपको यहां पर लिखना है तो आप यहां पर इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहां पर विचारकों की बात हो रही है, 90 कुछ ना याद आए, 19
1922 गांधी जी के विचार, और कुछ नहीं, आप हेडिंग चेंज कर लीजिए, गांधी जी के संविधान सभा के संबंध में विचार। इस हेडिंग के साथ भी आप अपनी इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते। देन आफ्टर आई 1928 की नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है तो बताइए, नेहरू रिपोर्ट के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब समिति, नेहरू समिति का गठन 1927 में किया, फिर 1928 में यहां पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये सारी की सारी बातें आप बताएं। अगर और ज्यादा डिटेल देना चाहते हैं और आपको पता है, आपके पास ऑप्शन है, बाकी चीजें इतनी याद नहीं है, बता दीजिए। नेहरू रिपोर्ट में संविधान के जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया उसी को फाइनली 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया। आप चाहे जैसा मेंशन कर सकते हैं, यहां पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। नेक्स्ट आपको यहां पर संविधान सभा का प्रथम विचार 1934 M.N. रॉय, उनका नाम यहां पर मेंशन कीजिए। M.N. रॉय थे वो पर्सन जिनके थ्रू सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही गई, संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। इस तरीके से बता रहे, हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो अगले पॉइंट्स में आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। कांग्रेस के बॉम्बे सेशन की जो हुआ 1935 में, उसको मेंशन कीजिए, जब पहली बार कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से मांग की गई संविधान सभा के गठन की, और 1940 का अगस्त प्रस्ताव जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को ऑफिशियली स्वीकार किया। इन दोनों चीजों को यहां पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, आप बताइए क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया? वो आया 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। क्रिप्स मिशन हो गया फेल होने का कारण था, उसके द्वारा कहा गया था दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक एग्रीमेंट में एक समझौता करें, उसके माध्यम से संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग ने इसे मानने से मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है पृथक संविधान सभा की मांग पाकिस्तान राज्य के संदर्भ में कर। फाइनली 1946 इंडिया आता है कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स के साथ ये आया 24 मार्च 1946 को इंडिया। अपनी रिपोर्ट में इसने ये कहा भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया गया और मुस्लिमों को यानी यहां पर जो है उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया और इस बेसिस पर मुस्लिम लीग से कुछ हद तक संतुष्ट हो गए। उसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का क्या इफेक्ट हुआ, जो मैंने आपको बताया, संविधान सभा हो गई संप्रभु यानी एब्सोल्यूट सॉवरेन। इसके साथ ही साथ यहां पर संविधान सभा अंतरिम संसद भी बन गई, उसके द्वारा कानूनों का निर्माण भी किया। संविधान सभा का पुनर्गठन भी हुआ, जिसके कारण संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 मेंबर्स ही रह गई। बात समझ में आई आपको? तो यह है संविधान सभा का ऐतिहासिक संदर्भ। बताइए कोई क्वेश्चंस? मनीषा, संविधान की आधिकारिक मांग नहीं की थी नेहरू रिपोर्ट द्वारा। नेहरू रिपोर्ट द्वारा उन सिद्धांतों का डिस्कशन किया गया था जो कि भारतीय संविधान में होना चाहिए, मतलब हमारे भारतीय संविधान किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, यह किया था नेहरू रिपोर्ट द्वारा। और यहां पर संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए, यह कहा था M.N. रॉय द्वारा। ये दोनों में ये डिफरेंस है। मनीषा, कंक्लूड करिए कि आपको कैसे प्रभाव पता चला कि भाई फाइनली अतः आप ऐसे कर सकते हैं, अतः कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के माध्यम से भारत में संविधान सभा का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि इसका प्रयास कई पहले से किया गया, किंतु आप इस तरीके से यहां पर जो उसे कंक्लूड करिए। आपने जो कुछ भी लिखा उस आंसर को कंक्लूड करिए। देखिए एक बार क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चैलेंजेस व्हिच वर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो एक्सप्लेन हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉल्व दोस हर्डल्स। अब यहां पर मैं आप लोगों को ये जो बताया मैंने उन्हीं के बारे में बता रहा हूं, लेकिन किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया उन 2 सिद्धांतों का चर्चा भी मैं आपसे यहां पर करूंगा। देखिए सबसे पहला संविधान सभा का गठन यहां पर बताइएगा। संविधान सभा कैसे गठित हुई? 389 मेंबर्स थे, 296 कहां से थे, 93 कहां से थे, इस तरीके से गठन बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से नहीं हुए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हुए, देशी राज्यों के द्वारा अपने यहां के प्रमुखों के माध्यम से उन्हें चुना गया, ऐसे करके इसके गठन को समझे। फिर संविधान सभा के समक्ष चुनौती, सबसे पहले सांप्रदायिकता की चुनौती जिसकी चर्चा हमने यहां पर कर ली। उसके बाद आपको यहां पर देशी राज्यों के विलय की चुनौती, ये भी मैंने अभी समझा दिया। फिर मैंने बताया विभिन्न विचारधाराओं के तालमेल की चुनौती, ये भी आपके सामने आ चुका है। फिर आपको अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कैसे करना है, ये जानकारी भी मैंने दी। और लोकतंत्र का कौन सा मॉडल फिक्स किया जाए, ये सारे 5 पॉइंट मैं आपसे डिटेल डिस्कस कर चुका।
बताना है आपको इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया, उन दो सिद्धांतों के बारे में। अगर ये सिद्धांत पर्टिकुलरली भी पूछ ली जाए 5 मार्कर में तो अब आपको यहां पर पता। सबसे पहला सर्वसम्मति से निर्णय का सिद्धांत, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ एनामनस डिसीजन, और दूसरा समायोजन का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। चलिए इन सिद्धांतों के बारे में आपको स्लाइड्स दिखाता हूं ताकि आप इन सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझ सकें। और आपको ये बता दूं ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को यहां पर वो दोनों सिद्धांत ही बताने वाला हूं जिन सिद्धांतों के बेसिस पर हमारे यहां पर संविधान सभा ने अपनी उन चुनौतियों का समाधान किया। थोड़ा सा आपको यहां से बता देता हूं, ये वाले पोर्शन से शायद किसी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक बार जरा समझ लीजिए। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का क्या इफेक्ट हुआ था, हालांकि मैंने बोलकर बताया, फिर भी मैं बता दूं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान सभा, फटाफट देखिएगा आपके नोट्स में पोर्शन, बस समझाना है आपको। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के पारित किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए, सबसे पहला संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु हो गई, यानी वो सॉवरेन बन गई। हालांकि भारत सॉवरेन बना, संप्रभु बना 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान सभा 1947 के इस अधिनियम के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संप्रभु बन गए। इसके आधार पर मतलब क्या हुआ, अभी जैसे संविधान का निर्माण करना चाहे भारत के लिए वो कर सकती थी, यहां पर कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं रह गया। दूसरा, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बन गई, अर्थात विधायिका बन गई। तो वो केवल संविधान का निर्माण ही नहीं कर रही थी, वो कानूनों का निर्माण करने का कार्य भी उसके साथ जुड़ गया। ये भी एक इफेक्ट हुआ। और तीसरा इफेक्ट जो हुआ ये कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 के प्लेस पर अब 299 ही रह गई, जो कि पाकिस्तान के हिस्से से संबंधित प्रतिनिधि इससे अलग हो गए। ये बातें मैंने आपसे कही, आपको ध्यान रखना होगा। अब जो ये 299 मेंबर्स थे, इसमें 296 के स्थान पे 229 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से और 93 के स्थान पे 70 मेंबर रह गए थे देशी रियासतों से। ये आपको डिटेल डिस्कशन मैंने प्रोवाइड कर दी। वाचन आपको पता है, कुछ दिन कोई बच्चा उस दिन पूछ रहा था, मैं बता दूं। संविधान सभा में टोटल 3 बार वाचन हुआ, मतलब 3 बार से पढ़ा गया। उसकी डिस्कशन के लिए सबसे पहला हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था ना। दूसरा जो था वो बहुत लंबा था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और यही वो वाचन है जिसमें मैक्सिमम जो निर्णय थे संविधान सभा के वो लिए गए, और वो भी सर्वसम्मति से लिए गए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैक्सिमम निर्णय जो थे संविधान सभा के वो सर्वसम्मति से लिए गए। ये था वो दूसरा वाचन। ठीक, चल एक और देखिए प्लीज। यहां पर तीसरा वाचन जो हुआ उसका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो तीसरा वाचन हुआ था ये हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और इसी के अंतिम दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया। और जिस दिन इसे अडॉप्ट किया उस दिन 284 मेंबर्स यहां पर प्रेजेंट थे। मैंने आप लोगों से कहा है टॉपिक की पीडीएफ आप लोगों के लिए डल जाती है, आप उसको पढ़कर क्लास में बैठेंगे आप लोगों को पोर्शन समझ आएगा, अदरवाइज आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। मेंस की क्लास है बच्चों, प्री की नहीं। फिर ये बातें हम कर चुके हैं, है ना, ये सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। संविधान सभा के कार्य की भी चर्चा हम कर चुके हैं। यहां से एक बार आपको दिखा देता हूं संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। कुछ बच्चों को शायद ये पोर्शन नया लग रहा है, तो एक बार बता दूं, चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला, भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान का निर्माण कोई इजी टास्क था नहीं, इसलिए बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां थी जो संविधान सभा के सामने थी। सबसे पहले सांप्रदायिकता, ये मैंने बता दिया, 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के कारण बहुत जोरों पर था और भारत की सुरक्षा पर ही खतरा पैदा हो गया था। इसके बाद आपको देशी राज्यों के विलय, मैंने बताया उनको स्वतंत्रता थी, वो चाहे तो स्वतंत्र रहे, चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में, इसलिए भारत की एकता अखंडता पर खतरा पैदा हो गया था। इसके बाद आपको अनेक देशी राज्य जो थे वो प्रजातंत्र पदाधिकारी के विरुद्ध थे, और इसलिए हमारे जो भारतीय संविधान सभा थी उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा इनको हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए, भारत में सम्मिलित करने। भारत की विशालता और अनेकता, ये भी बहुत बड़ा एक टास्क था। भारत जैसा देश जो मैंने बताया इसकी जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, उसके लिए संविधान का निर्माण करना कोई इजी काम नहीं था। फिर हमारे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृतियां विद्यमान थी, अनेकता में एकता स्थापित करने का काम भी संविधान सभा ने किया। देखिए वहां क्वेश्चन छोटा है, लेकिन अगर आपके सामने पॉइंट्स है तो बहुत सारे पॉइंट है जिनके डिस्कशन आप यहां कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे यहां पर ये डिस्कस किया। अन्य कठिनाइयां भी थी, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण, ये सारे के सारे जो डिस्कशंस थे यहां पर संविधान सभा द्वारा
किए। इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग संविधानों का अलग अलग निर्माण, उनके लिए यहां पर जो निश्चय है वो भी संविधान निर्माताओं को करना था कि भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान हो के अलग अलग हो, इन सब चीजों का भी यहां पर निर्धारण करना। विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, ये हम बात कर चुके हैं, और उनकी विचारधाराओं के बीच में एडजस्टमेंट, तालमेल बिठाने का काम भी यहां पर संविधान सभा को करना था। ठीक। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। लोकतंत्र का कौन सा मॉडल चुना जाए, इसका भी चर्चा मैंने आपसे यहां पर की। इस आपको जो स्लाइड दिख रही सारी की सारी स्लाइड में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, है ना। अब यहां पर इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया, उन दो चैलेंजेस को देख लीजिए। उक्त चुनौतियों का समाधान बहुत ही मैच्योरिटी के साथ किया। बेसिकली दो सिद्धांतों का यहां पर सर्वसम्मति से निर्णय की प्रणाली, ध्यान दीजिएगा जरा, जहां तक पॉसिबल हो सके संविधान सभा ने संविधान में उन्हीं प्रावधानों को सम्मिलित किया जिस पर मैक्सिमम सदस्य जो थे या सभी सदस्य जो थे वो सहमत हो गए थे। ठीक। और इसके लिए उन्होंने यहां पर आलोचकों ने, हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे तो कांग्रेस के हाथ में बाजी आ गई क्योंकि कांग्रेस में मेजॉरिटी थी, लेकिन हमने बात कर ली कि ऐसा नहीं था, और इसका एक प्रमाण भी हमने देखा जो कि यहां पर प्रारूप समिति ने ड्राफ्टिंग कमेटी में देखने को मिलता। इसके बाद यहां पर देखिए बच्चों, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जो थे, हमने बात करी यहां पर वो अध्यक्ष थे जो कांग्रेसी नहीं थे, और कांग्रेसी केवल के एम मुंशी थे। ये डिस्कशन मैंने आपसे किया। दूसरा, समायोजन का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, यह सिद्धांत मुख्य रूप से उन प्रश्नों के संदर्भ में अपनाया गया जिन पर संविधान सभा में डिस्प्यूट्स हो रहे थे, गहरे मतभेद हो रहे थे। कौन कौन से हो सकते हैं वो प्रश्न जिन पर अपनाया गया होगा? देखिए, इस सिद्धांत का पालन करते हुए ऐसे कई प्रश्नों के संबंध में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। तो पहला था सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए, और दूसरा ऐसे प्रश्नों को यहां पर छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे प्रश्नों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिन पर बेसिकली कोई डिस्प्यूट है। जैसे कई मामलों में, जैसे संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच में से भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया जाए? कुछ लोग कहते थे संघात्मक अपनाया जाए, कुछ लोग कहता था एकात्मक अपनाया जाए। उन्होंने बीच का रास्ता निकला, बोले शांति काल में तो हम संघात्मक हैं, लेकिन यहां पर जब इमरजेंसी होगी तो हम एकात्मक हो जाए। ये एक बीच का रास्ता। हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निकाला, तो कई लोग कहते थे हिंदी ही हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं, इतने समय से अंग्रेजी में काम कर रहे उसको भी यहां पर होना चाहिए। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा हिंदी तो राजभाषा है, 15 साल तक जो व्यवहारिक लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज में यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को भी उन्होंने ध्यान दिया। कुछ लोग यहां पर ये कह रहे थे अल्पसंख्यकों को भी दलितों के समान यहां पर आरक्षण दिया जाए, कुछ लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान न करते हुए उनको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए, और इस तरीके से उन्होंने यहां पर इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये चीज आपको यहां पर ध्यान है। तो दो सिद्धांतों का वर्णन हमने किया जिनके माध्यम से संविधान सभा ने अपनी चुनौतियों का समाधान किया। एक है यहां पर समायोजन का सिद्धांत और एक है सर्वसम्मति से निर्णय का सिद्धांत। यही आपका पहला टॉपिक संविधान सभा यूनिट 1 से।